नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। मेरा नाम है राहुल अंश चौधरी और प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस में आज हम कवर अप करेंगे अपनी 6 स्टोरी। सबसे पहले हम बात करेंगे कोनियक नागाज के ऊपर में। व्हाट कोनियक नागाज, हु आर द कोनियक नागाज बेसिकली। सेकेंड, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वुमेन जजेस इन इंडिया एंड देयर रिप्रेजेंटेशन इन द जुडिशरी। हाल फिलहाल जस्टिस एन वी रमन्ना ने इस पर कुछ बात कही है, उनको भी देखेंगे क्या उनका पर्सपेक्टिव है, वो क्या कहना चाह रहे हैं। और थोड़ा सा समझेंगे स्टैटिस्टिकली भी कि वुमेन जजेस के सामने यानी कि वुमेन के सामने बैरियर्स क्या है इन द जुडिशरी सिस्टम। थर्ड, प्रिविलेज मोशन इन द पार्लियामेंट, इसको हम चर्चा करेंगे। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, गवर्नेंस से रिलेटेड है, पार्लियामेंट से रिलेटेड है, थोड़ा सा देखेंगे। और इसके साथ में करंट न्यूज़ क्यों मैं लेके आया हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगा। फोर्थ, लेटेस्ट इन्फ्लेशन फिगर्स के ऊपर हम बातचीत करेंगे। ये कुछ नए नए अभी आंकड़े आए हैं डीपीआईआईटी द्वारा, इसको थोड़ा सा देखने की समझने की कोशिश करेंगे। देन बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोग्राम, प्रधानमंत्री जी खुद इस इनिशिएटिव इस प्रोग्राम में थे। इसको समझेंगे कि बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोग्राम क्या होता है, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्या होता है, कौन कौन से अकाउंट्स आप या कौन कौन से सेविंग अकाउंट्स कह लीजिए, कौन कौन से अकाउंट्स जो हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं इस प्रोग्राम के तहत। सिक्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फर्स्ट डेमोक्रेसी समिट लेड बाय यूएसए, इसको भी देखेंगे। एंड देन फाइनली एमसीक्यूज फॉर द प्रैक्टिस। रेडी? चलिए, तो इस सेशन में आप मेरे साथ कवर अप करेंगे ये सारी चीज़ें along with the 5 MCQs from the perspective of the prelims UPSC examination conducted in the upcoming year 2022। तो देखते रहिए, आपको डेफिनेटली इससे पूरा पूरा हेल्प मिलेगा। सबसे पहली स्टोरी जो हम आज कवर अप करेंगे वो हम करेंगे कोन्यक नागाज के ऊपर में। तो बेसिकली जो कोन्यक नागाज हैं, कोन्यक ट्राइब है बेसिकली नागालैंड के अंदर में, उनका जो यूनियन है दिस इज कॉल्ड एज कोन्यक यूनियन एंड इट इज़ द एपेक्स बॉडी ऑफ द कोन्यक नागा। अब ये कहाँ पे रहते हैं? दे बेसिकली रिसाइड्स इन द नागालैंड्स मोन डिस्ट्रिक्ट, राइट, जो अभी हाल फिलहाल काफ़ी चर्चा में था, जहाँ पर 14 इनोसेंट सिविलियंस की हत्या हुई थी। और एमएचए ने बोला था कि ये बहुत ही मतलब एक मिस हैपनिंग था और उन्होंने संवेदनाएं भी दी इन लोगों को, राइट। फिर वहाँ पे एक बवाल खड़ा हुआ। नागालैंड की मॉन डिस्ट्रिक्ट में ही लोकल पुलिस अथॉरिटीज़ ने आर्मी तक पे एफआईआर कर दिए। तो ये सारी चीज़ें थी। तो बेसिकली जो 14 लोग मारे गए थे दे आर फ्रॉम द कोनिक नागास, हम उस पर बात नहीं करेंगे, राइट। अब दे आर द लार्जेस्ट ऑफ द नागा ट्राइब्स, तो ये लार्जेस्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। इन नागालैंड दे इनहेबिट द मोन डिस्ट्रिक्ट एंड दे आर ऑल्सो नॉन एज द लैंड ऑफ अंग्स। अंग्स और वंग्स ये इनके ट्रेडिशनल चीफ होते हैं। जो कोनिक ट्राइब्स होते हैं ना, उनके जो चीफ होंगे, जैसे कि बेसिकली ये जो है ये चीफ है। ये 1923 की ये फोटो है जो मैं इनके ही वेबसाइट से उठा के लेके आया हूँ। तो दे आर द अंग्स एंड द वंग्स एंड दे कॉल्ड एज ट्रेडिशनल चीफ्स हुम दे होल्ड इन हाई एस्टीम। अब क्या है कि अगर आपको इन ट्राइब्स के अंदर में अगर आपके चेहरे पे टैटू बना हुआ है तो इसका मतलब है कि आपको एक उपाधि दी गई है। उपाधि किस चीज़ की? एनिमीज हेड की। बेसिकली कोनियक ट्राइब्स आर द हेड हंटर्स, राइट। 1980s के बाद से इन्होंने जो है हेड हंटिंग करनी जो है वो छोड़ दी। इसके बाद कुछ और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस ये लोग करते हैं, जैसे कि गन स्मिथिंग हो गई, आयरन स्मेल्टिंग हो गई, ब्रास वर्क्स हो गए, गन पाउडर मेकिंग हो गया, ये सारी चीज़ें ये करते हैं। दे आर ऑल्सो अडेप्ट इन मेकिंग जंगालू एंड वुडन स्कल्पचर्स। इनका एक फेस्टिवल है आओलेंग, अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल टू वेलकम द स्प्रिंग एंड ऑल्सो टू इन्वोक द अलमाइटीज कहवांग ब्लेसिंग अपॉन द लैंड बिफोर सीड सोइंग। कहवांग बेसिकली एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये इनके इष्ट देवता हैं, तो इन्हीं की ये लोग थोड़ी सी इबादत वगैरह पूजा वगैरह करते हैं। अनदर फेस्टिवल लाओ ओंगमो इज द ट्रेडिशनल हार्वेस्ट। लाओ ओंगमो ध्यान रखिएगा, ये कुछ कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है एग्जाम के हिसाब से। इज द ट्रेडिशनल हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड सेप्टेम्बर। सो दीज आर बेसिकली सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कोनिक नागास, राइट। इन सब चीज़ों को आप अपने दिमाग में रखिएगा कि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वुमेन जजेस इन इंडिया, द सेकंड स्टोरी ऑफ द डे। तो 71 साल के हिस्ट्री में, मतलब हिस्ट्री किस चीज़ की? सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में अभी तक हाल फिलहाल सिर्फ 8 वुमेन जजेस हुई हैं। द फर्स्ट वॉज जस्टिस फातिमा बीवी। ये जो 8 वुमेन जजेस हैं ये सुप्रीम कोर्ट में बात की गई है, राइट, ओवरऑल नहीं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में। द फर्स्ट वॉज जस्टिस फातिमा बीवी हु वॉज एलिवेटेड टू द बेंच आफ्टर अ लॉन्ग गैप ऑफ 39 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। टोटल अगर मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी ले लूँ तो जो सैंक्शन स्ट्रेंथ थी वुमेन जजेस की वो थी 1113 जजेस। हुए कितने अभी तक? सिर्फ 80। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा गैप है इसमें। हाल फिलहाल ऐसे 6 हाई कोर्ट हैं, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, पटना हो गया, त्रिपुरा हो गया, तेलंगाना हो गया, उत्तराखंड हो गया। यहाँ पर कोई महिला जज नहीं है, किसी भी महिला जज की सिटिंग यहाँ पर नहीं है।
अब सवाल ये उठता है कि इन महिलाओं को कौन रोक रहा है, व्हाट आर द बैरियर्स फॉर देम। तो सबसे बड़ा जो बैरियर है वो इनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे है, जो कि डिस्ट्रिक्ट जज के लिए बनता है। उनको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। अब उसमें क्राइटेरिया ये है कि इन जो ये वकील लोग होते हैं, बेसिकली एलएलबी वगैरह ही आपको करनी पड़ेगी। तो लॉयर्स नीड टू हैव 7 years ऑफ कंटिन्यूअस लीगल प्रैक्टिस, 7 साल की लगातार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और आपको 35 से 45 के एज ब्रैकेट में ही रहना पड़ता है। अब इस एज ब्रैकेट में क्या होता है, ज़्यादातर महिलाओं की शादी हो चुकी होती है, बच्चे भी हो चुके होते हैं, काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास रहती है। लॉ में क्या है कि इनफ्लेक्सिबल आवर्स होते हैं, आप अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते, और बहुत लंबे लंबे घंटों तक की जो है इसमें सिटिंग होती है, काम करना होता है, और उसके साथ फिर जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको भी निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड दैट्स वाई लॉट्स ऑफ वुमेन forced to drop out of the practice and they fail to meet the requirement of the continuous practice, right? तो ये कुछ कुछ बैरियर्स हैं जिनको सही करने की जरूरत है। हाल फिलहाल जो हमारे जस्टिस एन वी रमन्ना है, उन्होंने कहा मोर देन 50% वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन जुडिशरी डिमांडेड इन द व्यू ऑफ बैकलॉग्स, विल टेक अप दिस विद द कोलेजियम। तो देखते हैं इसमें क्या अभी हाल फिलहाल डेवलपमेंट होगी। हमने आपके पास ये खबर पहुंचा दी है। अपने हिसाब से थोड़ा सा जुडिशरी के ऊपर में, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर में थोड़ा सा प्रिपेयर वगैरह कर लीजिएगा, आपको डेफिनेटली हेल्प होने वाली एग्जाम में। Third, we are going to talk about the privilege motion in the parliament. Parliamentary privileges. बेसिकली क्या होता है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होते हैं कि ये कुछ ऐसे प्रिविलेज होते हैं, कुछ ऐसे सर्टेन राइट्स होते हैं, इम्यूनिटीज होते हैं, जो किन्हें दिए जाते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दिए जाते हैं। अब आप इसे इंडिविजुअल लेवल पे भी कह लीजिए या कलेक्टिव लेवल पे भी कह, दोनों ही लेवल पे कुछ प्रिविलेजेस, कुछ सर्टेन राइट्स, इम्यूनिटीज इन्हें दी जाती हैं। इसको लेके हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल 105। वो बताता है कि दो तरीके के प्रिविलेजेस होते हैं इनके लिए। सबसे पहला, फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द पार्लियामेंट, आपने कुछ भी बोला पार्लियामेंट के अंदर में सब चलेगा। एंड राइट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ इट्स प्रोसीडिंग्स। इसके साथ साथ, इन प्रिविलेजेस के साथ साथ, जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 है, वो कुछ और फ्रीडम भी देता है, जैसे प्रोवाइड्स फॉर फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ द मेंबर्स अंडर सिविल प्रोसेस ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ द मीटिंग ऑफ द हाउस और ऑफ अ कमिटी thereof, and 40 days before its commencement and 40 days after its conclusion, right? So these all the freedom has been guaranteed under the banner of code of civil procedure 1908, right? और आर्टिकल 105 तो दो तरीके के प्रिविलेजेस देता ही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ इट प्रोसीडिंग्स, राइट? अब होता क्या है कि इन सारे जो अधिकार हैं, ये सारी जो इम्यूनिटीज हैं, इसको अगर डिसरिगार्ड कर दिया जाए, फिर आपने एक मतलब एक अपराध कर दिया है, एक ऑफेंस कर दिया है, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज द ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस। उसको हम क्या कहते हैं, ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस कहते हैं। और फिर ये एक पनिशेबल हो जाता है अंडर द लॉ ऑफ द पार्लियामेंट। इसके लेके क्या होता है कि एक नोटिस जो है मूव किया जाता है, एक तरीके का मोशन होता है, वो सदन का कोई भी सदस्य जो है वो मूव कर सकता है अगेंस्ट दोज बीइंग हेल्ड गिल्टी फॉर द ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस। सबसे पहले जो जांच होती है वो किसके पास जाती है, लोकसभा में हुई है तो स्पीकर के पास जाएगी, राज्यसभा में हुई है तो राज्यसभा के जो चेयरपर्सन होते हैं उनके पास जाएगी। स्पीकर और जो राज्यसभा के चेयरपर्सन है, फिर वो डिसाइड करेंगे कि ये सही था या नहीं था। उसके बाद फिर वो इसको रेफर कर देंगे प्रिविलेजेस कमेटी की तरफ, राइट? एक कमेटी है हमारे पार्लियामेंट में, हमारे संसद में, दैट इज प्रिविलेजेस कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। अब इसमें कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है कि क्या ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कुछ और लोगों को भी एक्सटेंड किए जाते हैं या सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए ही हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है जो मैं कहने जा रहा हूँ। संविधान जो है ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कुछ और लोगों को भी एक्सटेंड करवाता है, जैसे जैसे वो लोग जो कि प्रोसीडिंग्स में पार्ट लेते हैं, सदन के प्रोसीडिंग्स में पार्ट लेते हैं, बोलते भी हैं, राइट? उनको उनको बोलने का भी अधिकार मिला हुआ है। एंड उसमें आप कंसिडर कर सकते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तो कौन है भारत के अभी हाल फिलहाल के प्रेजेंट एजी? आप मुझे बताइएगा, कमेंट थ्रेड में आप सभी का स्वागत है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस डू नॉट एक्सटेंड टू प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति को नहीं दिया जाता, ध्यान रखना है। राष्ट्रपति क्या है, इंटीग्रल पार्ट है संसद के, राइट? उनको ऑलरेडी आर्टिकल 361 के तहत जो है कुछ प्रिविलेजेस वगैरह दे दिए गए हैं, तो इसलिए उनको पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो है वो एक्सटेंड नहीं की जाती। क्लियर? ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। अब ये न्यूज़ में क्यों लेके आया, क्योंकि राज्यसभा के कुछ एमपीज, बेसिकली अगर मैं स्पेसिफिकली कहूँ तो तृणमूल कांग्रेस के 2 एमपीज और कांग्रेस के 3 एमपीज, इन्होंने एक प्रिविलेज मोशन रंजन गोगोई जी के खिलाफ, जो कि एक्स सीजेआई रहे हैं भारत के, उनके खिलाफ मूव किया है। इनकी अभी हाल फिलहाल एक किताब आई थी, आप लोगों में से कितने उस किताब का नाम जानते हैं, ज़रूर मुझे कमेंट थ्रेड में बताइएगा, राइट? चलते हैं अगली स्टोरी की तरफ। लेटेस्ट इन्फ्लेशन फिगर्स। तो भारत का जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो दूसरे महीने तक भी बहुत हार्ड एंड रहा है। कितना टच कर गया है, 4.91% टच कर गया है।
पिछले अक्टूबर में कितना था, 4.48% था। अर्बन पार्ट्स में बहुत ही तेजी से राइज देखा गया है, 5.54%, एंड द वेजिटेबल प्राइसेस जंपिंग 7.45% फ्रॉम द प्रीवियस मंथ। सब्जी बड़ी महंगी हो गई है यार। दिस सजेस्ट दैट अपवर्ड प्राइस प्रेशर परसिस्ट owing to the rise in the input and the commodity cost as reflected in the wholesale price। अगर आप देखेंगे तो होलसेल प्राइस भी जो है वो अब जो है नवंबर की मैं बता रहा हूँ वो 14% से क्रॉस कर चुका है, 14% प्लस हो चुका है। और अक्टूबर में कितना था, 12.54% है। तो ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अपवर्ड कर्व आपको दिखता हुआ नजर आएगा, जो कि चिंता का विषय बना हुआ है। और ये आरबीआई द्वारा एक पॉलिसी है, दैट इज इन्फ्लेशन टारगेटिंग। इसको भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा ही करेगा। अगर मैं बात करूं ठीक नवंबर 2020 की, तो उस वक्त पता है आपको डब्ल्यूपीआई कितना था, जस्ट 2.29%। और अब देखिए अभी कितना है, 14%। तो बहुत ज़्यादा महंगाई हो रखी है, राइट। अब इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या है, तो बेसिकली एक प्रिंसिपल है ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को मदद करता है। होता क्या है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए तो आपको प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है तो आपको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो उसका बैंडविड्थ दिया गया था, 2016 से ये टारगेटिंग इन्फ्लेशन चलाया गया था। हम लोग सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन यूज करते हैं, डब्ल्यूपीआई से हम लोग हट चुके हैं। तो 2016 में बोला गया था कि 4% प्लस माइनस 2%, इसी बैंडविड्थ में हमें रहना है। मैक्सिमम 6% तक जाना है, मिनिमम 2% तक जाना है। तो अभी हाल फिलहाल 4.91% पे है, तो अभी हम बैंडविड्थ के अंदर तो हैं, लेकिन डब्ल्यूपीआई बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जो कि 14% प्लस हो चुका है। तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है, राइट। इसको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। देखते हैं पॉलिसी मेकर्स इस पर क्या करेंगे। इसलिए बोला गया है, इसी वजह से यहाँ लाइन मैंने लिखी भी है कि दिस विल गोइंग टू अफेक्ट द इन्फ्लेशन टारगेटिंग बाय द आरबीआई, राइट। चलिए अगली स्टोरी पे चलते हैं, द फिफ्थ स्टोरी ऑफ द डे, बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोग्राम। होता क्या है डिपॉजिट इंश्योरेंस? डिपॉजिट इंश्योरेंस क्या होता है? एक तरीके का इंश्योरेंस प्रोटेक्शन होता है। इनको जमा करता हूँ, जमा करता कहाँ के, जो पैसे बैंक में जमा करते हैं, राइट। अब गवर्नमेंट है सेटअप डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, इस तरीके का उन्होंने एक बॉडी बनाया आरबीआई के तहत में, जो कि क्या करते हैं, जो कि जमाकर्ताओं के पैसे का बचाव करते हैं, ध्यान रखते हैं। अगर कोई बैंक फेल हो जाए, मान लीजिए मैं किसी बैंक में पैसा जमा करने गया और बैंक की हालत खराब है, बैंक डूब गया, तो मेरे पैसों का क्या होगा, मेरे पैसे मुझे कौन देगा, राइट। तो वो सब कुछ किसका गठन किया गया, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। अब the premium paid by the insured banks to the corporation is paid by the banks and is not be passed on to the depositors. That's why they are going to institute DICGC। अब हुआ क्या है कि फरवरी 2020 से 5 लाख का कवरेज दे दिया गया था। अर्लियर कितना था, 1 लाख रुपए तक का था। उसको फिर रिवाइज करके बोला गया कि देखो भाई 5 लाख का तक का डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर हम आपको देंगे। डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर्स ऑल द डिपॉजिट सच एज सेविंग्स, फिक्स्ड, करंट, रिकरिंग डिपॉजिट, ये सारे इसमें आते हैं। इन ऑल कमर्शियल बैंक्स फंक्शनिंग इन इंडिया, डिपॉजिट इन स्टेट, सेंट्रल एंड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स फंक्शनिंग इन स्टेट यूनियन टेरिटरीज आर टू also covered, right? The central government has highlighted the significance of increase in the bank deposit insurance cover in case of problems occurring such as closure from rupees 1 lakh to rupees 5 lakh। जो मैंने आपको बताया कि 1 लाख का कवरेज था, उसको पहले आप बढ़ा के 5 लाख का कवरेज कर दिया गया है। हाल फिलहाल इस प्रोग्राम के तहत, इस इंश्योरेंस के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को संबोधित किया। अर्लियर देयर यूज्ड टू बी अ बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर ऑफ रुपीज 1 लाख फॉर द डिपॉजिट ऑफ सेम अमाउंट और मोर अंडर डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी स्कीम। अब इसमें उन्होंने संबोधित तो किया प्रधानमंत्री जी ने, और फिर 1300 करोड़ रुपए भी बांटे गए। तकरीबन 1 लाख डिपॉजिटर्स को 1300 करोड़ रुपए जो है वो दिए गए। ये अभी हाल फिलहाल की न्यूज़ थी जो मैंने आपको बता दी। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोग्राम। अब क्या क्या कवर अप नहीं होता, किन चीज़ों को आप डिपॉजिट नहीं करेंगे, डिपॉजिट नहीं कहेंगे, जैसे डिपॉजिट ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट्स, डिपॉजिट ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, इंटर बैंक डिपॉजिट्स, डिपॉजिट ऑफ स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक्स विद स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, any amount due on account on any deposit received outside India and any amount specifically exempted by the DICGC। ये सारे के सारे आप इनको डिपॉजिट्स में नहीं करेंगे। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, एग्जाम में आ सकता है। 7-8 आपके पास चीजें दे देंगे और बोलेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ टाइप ऑफ डिपॉजिट्स, जो कि इस बार भी हमने यूपीएससी की परीक्षा में देखा कि इस तरीके के सवाल इकोनॉमी से आए हुए थे, तो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखने की, थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है कि क्या नहीं है, थोड़ा सा उस पर थोड़ा सा ध्यान रखें। आगे बात करते हैं अपने आज की जो लास्ट स्टोरी है, दैट इज फर्स्ट डेमोक्रेसी समिट लेड बाय यूएसए। हाल फिलहाल इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इसको अटेंड किया, कन्वेंड बाय यूएसए। ये एक वर्चुअल समिट था। पार्टिसिपेटिंग इन द फर्स्ट समिट ऑफ फॉर डेमोक्रेसी, प्राइम मिनिस्टर सेड दैट
Democratic spirit, including respect for rule of law and pluralistic ethos, is ingrained in Indians. तो बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। साथ ही साथ उन्होंने दो किंगडम्स का भी जिक्र किया, उसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो लिच्छवीज एंड शाक्यास, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि लिच्छवीज और शाक्यास, इनको भी इन्होंने अपने स्पीच में बोला था। The Summit for Democracy is an initiative of the US president with an aim to renew the spirit and shared purpose of the nations of the free world, क्योंकि कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी फेड होती चली जा रही है, ऐसा मानना है कुछ एनालिस्ट का। ग्लोबल समिट फॉर डेमोक्रेसी विल बी हेल्ड अराउंड तीन थीम्स थे। सबसे पहला डिफेंडिंग अगेंस्ट ऑथोरिटेरियनिज्म, दूसरा फाइटिंग करप्शन, तीसरा प्रमोटिंग रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। Countries like China and Bangladesh were not invited to the first summit of the democracies. तो चीन और बांग्लादेश दोनों को इनविटेशन नहीं गया था, पाकिस्तान को गया था, लेकिन पाकिस्तान ने जो है वो स्किप कर दिया। चीन के बदले ताइवान को गया हुआ है, ताइवान को भी गया हुआ था, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है डेमोक्रेसी वगैरह पे। मेंस की परीक्षाओं में इस बार जो पेपर होने वाले हैं उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके के सवाल यूपीएससी पूछ रहा है, फिर उस पर भी कभी चर्चा करेंगे। तो आज के 6 स्टोरीज आई होप आपको बिल्कुल क्लियर होंगे कि क्या क्या हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा कोन्याक नागास, देन वुमेन जजेस इन इंडिया, आफ्टर दैट प्रिविलेज मोशन इन द पार्लियामेंट, देन द लेटेस्ट इन्फ्लेशन फिगर्स, देन बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोग्राम, एंड फाइनली द फर्स्ट डेमोक्रेसी समिट लेड बाय यूएसए, राइट। चलिए अब चलते हैं अपने एमसीक्यूज के तरफ। हमने कल आपसे 5 एमसीक्यूज पूछे थे, उसका आंसर दे देते हैं। सबसे पहला हमने आपसे पूछा था आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार स्कीम, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एंड द करेक्ट आंसर हेयर इज NEDFI, नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्लियर। सेकंड, वी थिंक डिजिटल प्रोग्राम, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एंड इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय फेसबुक एंड नेशनल कमीशन ऑन वुमेन। देन ऑपरेशन देवी शक्ति किससे रिलेटेड है? द इवैक्यूएशन ऑफ द इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम अफगानिस्तान, एंड दैट इज कॉल्ड एज द ऑपरेशन देवी शक्ति। After that, Global Health Security Index 2021, this has been recently in the news and it is published by Nuclear Threat Initiative and Johns Hopkins Center. आफ्टर दैट संपन्न प्रोजेक्ट, वो भी हमने हाल फिलहाल में देखा था अपने पीआईबी के सेशंस में, हमने सब कुछ कवर अप कर रखा है दोस्तों। इट इज़ एन ऑनलाइन पेंशन प्रोसेसिंग एंड पेमेंट सिस्टम, राइट। संपन्न प्रोजेक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। आज के 5 सवाल आपके लिए रेडी कर दिए गए हैं। सबसे पहला सवाल रामानुजन प्राइज पर है, आराम से पढ़िए, टेक योर टाइम, वीडियो को पॉज कीजिए, तीनों स्टेटमेंट पढ़िए और बताइए कौन सा इसमें सही ऑप्शन होगा। देन विद रेफरेंस टू ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उससे रिलेटेड कुछ एक सवाल मैंने आपके लिए बना के यहाँ पे लेके आया हूँ, इसको देखिए, बताइए क्या सही जवाब होना चाहिए। इमेजिंग एक्सरे पोलैरिमीटर एक्सप्लोरर IXPE, ये भी हमने देखा था, नासा का प्रोग्राम था। एक इसमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट। एंड देन द ब्लू हर्ट कैंपेन ऑफनली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, राइट। एंड द फाइनल द 10th वन, द रिसेंटली सीन इन द न्यूज 38th पैरेलल, ये किन दो देशों के बीच में बॉर्डर लाइन फॉर्म करता है? दो देशों के नाम आपके सामने यहाँ पेयर वाइज लगा दिए गए हैं। कीप पार्टिसिपेटिंग इन द कमेंट थ्रेड, बी मोटिवेटेड, बी पॉजिटिव, राइट। हमें भी पॉजिटिव कीजिए, हमें भी मोटिवेशन दीजिए, जितना हो सके पढ़िए, खूब दिल लगा के पढ़िए, एग्जाम जल्दी होने वाले हैं, तैयारी अपनी स्टार्ट कीजिए। पीटी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज ऑन है दोस्तों, लेवल 1 लेवल 2 तैयारी को और एक बढ़िया एज देने के लिए इस तरीके के प्रोग्राम्स में ज़रूर एनरोल कीजिए। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। एंड यूपीएससी के सेल्फ प्रेप कोर्स हैं, ऑनलाइन सपोर्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा का पूरा लिंक वगैरह है, जाइए चेकआउट कीजिए, डू चेकआउट ऑल द लिंक्स। एंड द सिविल तपस्या पोर्टल फॉर ऑल यू गाइज। एमसीक्यूज बहुत सारे हैं यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए, यूपीएससी के एग्जाम एनालिसिस है। बेसिकली एग्जाम को क्रैक करने का मैं 2 मंत्र आपको बताता हूँ, एक होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक है सिलेबस, और यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर एग्जाम एनालिसिस में आपको पूरा प्रीवियस ईयर्स मिल जाएगा, और सिलेबस तो आपको पता ही है, वहाँ यहाँ ये आपको स्टडी मटेरियल से मिल जाएगा। अवेलेबल इन बोथ द लैंग्वेजेस, बाइलिंगुअल है, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। मिलेंगे अगले सेशन में दोस्तों, टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।